हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 13 का। ये दोस्तों थर्ड पार्ट है और इसमें भी अपन हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि जो ट्रिक्स बताई जाए वो आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वर्णन करता है। ए सातवाहन साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार का, बी समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का, सी आजीवक संप्रदाय के सिद्धांतों का और डी दिया है कलिंग पर अशोक की विजय का। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि दोस्तों इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है और इसकी रचना हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। और इसमें दोस्तों जो गुप्त शासक हैं समुद्रगुप्त, उनकी उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएगा। और दोस्तों अपन देखिए कि इस प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त के अतिरिक्त भी मौर्य सम्राट अशोक हो गया और मुगल बादशाह जहांगीर, उनसे संबंधित भी अभिलेख का वर्णन किया गया है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 है कि शास्त्रीय नृत्य शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सी सही है या है। पहला दिया है यह भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। दूसरा है यह 15वीं शताब्दी में असम में संत शंकरदेव द्वारा प्रचलित किया गया था। तीसरा दिया है शास्त्रीय गायन का केंद्रीय बिंदु शिव की पौराणिक कथाएं सुनाना है। और चौथा दिया है यह नृत्य सामान्यतः महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या है। ए दिया है केवल 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों आप कृपया अपने पास एक पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि आपको इनमें से कौन से आंसर आ रहे हैं और कौन से आंसर नहीं आ रहे हैं। और इससे दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों अपन देखें कि शास्त्रीय नृत्य शैली दोस्तों क्या है और इसी के संबंध में दोस्तों अपन को बताना है। तो इसमें दोस्तों पहला दिया है कि यह भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अपन देखें कि 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां दोस्तों कौन कौन सी है और इसको दोस्तों अपन पूरी ट्रिक से ही पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों पहला है दोस्तों वो है भरतनाट्यम, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में है। और इसको दोस्तों अपन कैसे याद करेंगे, देखिए भरतनाट्यम यानी कि दोस्तों भरत जी की बात हो रही, तो भरत दोस्तों क्या होंगे अपन को कहीं पर मिलेंगे, यानी कि दोस्तों तमिल, यानी कि भरत नाम का एक व्यक्ति है तो उससे अपन कह रहे हैं कि भाई तू मेरे को मिल इस जगह पे, यानी कि तमिल, यानी कि तू मेरे को मिल, तमिलनाडु आ जाएगा दोस्तों। यानी कि भरतनाट्यम जो है वो दोस्तों तमिलनाडु में, क्योंकि दोस्तों जो भरत है उससे अपन दोस्तों बोलेंगे कि भरत नाम का जो एक व्यक्ति है उससे अपन बोलेंगे कि भाई तू मेरे को इस जगह पर मिल, यानी कि तमिल में। और दोस्तों जो दूसरा है वो है दोस्तों कुचिपुड़ी, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कैसे दोस्तों, देखिए कुचिपुड़ी यानी कि दोस्तों कच्ची पुड़ी की बात हो रही, और कच्ची पुड़ी दोस्तों कौन खाएगा, जो दोस्तों अंधा व्यक्ति है तो उसको दोस्तों पुड़ी नहीं देखेगी कि वो पकी है या कच्ची है। तो दोस्तों जो अंधा व्यक्ति है यानी कि आंध्र प्रदेश दोस्तों आ जाएगा, यानी कि जो अंधा व्यक्ति है वही कच्ची पुड़ी खा जाएगा। यानी कि दोस्तों कुचिपुड़ी कौन खाएगा, तो वो दोस्तों अंधा व्यक्ति यानी कि आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और दोस्तों जो तीसरा है वो है दोस्तों कथकली, जो कि दोस्तों केरल में है। कैसे दोस्तों, इसको अपन याद करेंगे दोस्तों, केरल को अपन ने याद किया था पहले भी करेला से। जैसे कि दोस्तों यदि अपन किसी को करेला खिला देते हैं तो वो दोस्तों उसको कड़वा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों यदि आप उसकी कली खिलाओगे, यानी कि दोस्तों जो करेला है उसके बाहर का भाग यदि आप खिला दोगे तो वो दोस्तों बहुत कड़वा लगेगा। यानी कि दोस्तों जो कली है दोस्तों, यानी कि कथक कली दोस्तों, यानी कि आपको पीछे का शब्द ढूंढना है। जैसे आपको कली मिलेगी तो दोस्तों कली किसकी बहुत कड़वी होती है, तो वो दोस्तों करेला की बहुत कड़वी होती है। और इसका जो चौथा है वो है दोस्तों मोहिनी अट्टम, जो कि दोस्तों ये भी केरल में ही है।
कैसे दोस्तों, देखिए जब कोई व्यक्ति दोस्तों करेला खाएगा तो उसकी दोस्तों जो चेहरा है यानी कि दोस्तों जो उसकी मोहिनी है दोस्तों सूरत, वो दोस्तों उसकी बिगड़ जाएगी, यानी कि दोस्तों मोहिनी अट्टम आ जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे ही वो करेला खाएगा तो वैसे ही दोस्तों उसकी सूरत यानी कि दोस्तों उसकी मोहिनी जो सूरत है वो दोस्तों उसकी बिगड़ जाएगी। और दोस्तों इसका जो 5वां नंबर है वो दोस्तों ओडिसी, जो कि दोस्तों उड़ीसा में है, जैसे कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। और दोस्तों जो इसका 6वां नंबर है वो है दोस्तों मणिपुरी, जो कि दोस्तों मणिपुर में है। और इसका जो 7वां नंबर है वो है दोस्तों कथक, जो कि दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। कैसे दोस्तों, देखिए किसी व्यक्ति को यदि दोस्तों उत्तर आता है तो वो दोस्तों क्या करने लगता है, कथक करने लगता है, यानी कि उचकने लगता है दोस्तों, यानी कि कथक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे दोस्तों उत्तर बहुत अच्छे से आ रहा है, इसलिए दोस्तों वो उचकेगा आगे आगे कि मेरे से ये उत्तर बहुत अच्छा रहा, मैं इसका आंसर बताऊंगा। और दोस्तों इसका जो 8वां नंबर है वो है दोस्तों इसका सत्रिय नृत्य, जो कि दोस्तों असम में। कैसे दोस्तों, देखिए सत्रिय शब्द आ रहा है दोस्तों, और इसमें दोस्तों यदि अपन सा को हटा दें तो दोस्तों शब्द आ रहा है त्रिया, यानी कि दोस्तों तृतीया। तो दोस्तों जो तृतीय शब्द है दोस्तों वो कैसा है, असम में दोस्तों, यानी कि वो विषम में दोस्तों, यानी कि जैसे ही दोस्तों सत्रिय नाम आएगा वैसे ही आपको याद आ जाएगा दोस्तों तृतीय, यानी कि दोस्तों जो तृतीय शब्द आता है वो दोस्तों असम है, यानी कि दोस्तों असम में ही आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका जो पहला वाला था वो वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके जो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं तो ये दोस्तों अब आपको याद हो गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको अभी भी याद नहीं हुए तो दोस्तों इसको एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। जैसे कि दोस्तों भरतनाट्यम है दोस्तों, ये तमिलनाडु में दोस्तों। क्यों दोस्तों, क्योंकि अपन किससे मिलेंगे, भरत जी से मिलेंगे, और उनसे अपन बोलेंगे कि भरत जी आप मुझे इस जगह पर मिलो, यानी कि तुम मुझे इस जगह पर मिलो, यानी कि तमिल, यानी कि तू मेरे को इस जगह पर मिल, यानी कि तमिल आ जाएगा। और किससे कहेंगे, अपन ये दोस्तों भरत से कहेंगे। और दोस्तों जो इसका दूसरा था वो था दोस्तों कुचिपुड़ी, यानी कि दोस्तों कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी दोस्तों कौन खाएगा, अंधा व्यक्ति खाएगा, यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा नंबर था वो था कथकली, जो कि दोस्तों केरल में था। क्योंकि दोस्तों जो कली होती है दोस्तों करेला की बहुत कड़वी होती है, यानी कि दोस्तों करेला आ जाएगा, यानी कि दोस्तों केरला आ जाएगा। और दोस्तों जो इसका चौथा नंबर था वो था दोस्तों मोहिनी अट्टम। कैसे दोस्तों, यदि आप किसी को करेला खिला दोगे तो दोस्तों उसकी मोहिनी यानी कि उसकी सूरत दोस्तों बिगड़ जाएगी, यानी कि मोहिनी अट्टम आ जाएगा। और इसका जो 5वां नंबर था वो था दोस्तों उड़ीसी, जो कि दोस्तों उड़ीसा में ही था। और इसका जो 6वां नंबर था वो था मणिपुरी, जो कि मणिपुर में ही था। और जो कथक था वो था दोस्तों उत्तर प्रदेश, क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि उत्तर आता है तो वो दोस्तों कथक करने लगता है, यानी कि उचकने लगता है, और वो कहने लगता है, और वह कहने लगता है कि इसका आंसर मैं बताऊंगा, क्योंकि उसको आंसर आता है, इसलिए दोस्तों वो उचकने लगता है आगे आगे कि मेरे को इसका आंसर आता है इसलिए मैं बताऊंगा। और इसका जो लास्ट था वो था दोस्तों सत्रिय नृत्य, यानी कि दोस्तों अपन इसका सा हटा देंगे तो दोस्तों इसका शब्द आ रहा है लास्ट में तृतीया, यानी कि दोस्तों सत्रिया। तो ये दोस्तों असम में था, क्योंकि जो तृतीय शब्द है दोस्तों वो असम शब्द है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको दोस्तों ये 8 के 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो दोस्तों आपको याद हो गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर दोस्तों यदि आप नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सके। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट था वो था दोस्तों दूसरा नंबर, कि यह 15वीं शताब्दी में असम में संत शंकर देव द्वारा प्रचलित किया गया था। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो असम के महान वैष्णव संत थे शंकर देव दोस्तों, उन्हीं के द्वारा इसको प्रचलित किया गया था, और वो भी दोस्तों 15वीं शताब्दी में ही किया गया था। और दोस्तों इसका जो तीसरा नंबर है वो है दोस्तों सत्रिय गायन का केंद्र बिंदु शिव की पौराणिक कथा सुनाना है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो संत शंकर देव थे वो दोस्तों वैष्णव संत थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वैष्णव संत होंगे तो वो दोस्तों विष्णु जी की बारे में ही बताएंगे कि उन्हीं की आप पूजा करिए, ना कि दोस्तों शिव जी की पूजा करिए। और दोस्तों इसका जो चौथा नंबर है वो है दोस्तों यह नृत्य सामान्यतः महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विष्णु जी की बात हो रही, तो दोस्तों जो विष्णु जी है वो दोस्तों पुरुष है, ना कि दोस्तों महिलाएं हैं, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और दोस्तों यह जो नृत्य है ये दोस्तों पुरुषों के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन दोस्तों उन पुरुषों के द्वारा किया जाता है जिन्हें दोस्तों भगत कहा जाता है। और दोस्तों ये एक समूह के रूप में नृत्य किया करते हैं। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 43 है कि इस राजवंश का 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पूर्वी भारत पर प्रभुत्व था। वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने में सहायक बने। यह कन्नौज नगर को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में संलग्न राज्यों में से एक था। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? ए सैन वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट वंश और डी दिया है पूर्वी गंग वंश। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों आप कृपया अपनी कॉपी में जरूर लिखते जाना कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत हैं। और दोस्तों कृपया कमेंट में जरूर बताना ताकि दोस्तों और लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ सके। तो दोस्तों इससे शब्द आ रहा है कि वह राजवंश है जो 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पूरी भारत पर प्रभुत्व था जिसका, और जो कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक है, यानी कि दोस्तों उसकी रक्षा करेंगे। कैसे दोस्तों? एक पाल बनकर दोस्तों उसकी रक्षा करेंगे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका दोस्तों बी हो जाएगा कि पाल वंश दोस्तों है वही दोस्तों संरक्षक कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों किसी की जब हेल्प करनी होती है तो दोस्तों अपन एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, यानी कि दोस्तों अपन एक पाल टाइप का बना लेते हैं। दोस्तों उसमें नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने में भी सहायक बने। और दोस्तों यह जो है कन्नौज नगर को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में संलग्न राज्यों में से एक था। और दोस्तों जो कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था, तो दोस्तों उसमें से जो पाल वंश थे तो उनकी दोस्तों इसमें पराजित हो गई थी। और दोस्तों लेकिन ये जो थे बौद्ध धर्म के महान और तांत्रिक विचारधाराओं के अनुयायी थे और इसीलिए दोस्तों ये बौद्ध धर्म के संरक्षक भी बने। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 है कि ये चित्रकलाएं भीमबेटका की कंदराओं में उत्कीर्ण चित्रों के समान हैं। वृत्त, त्रिकोण और वर्ग जैसे अत्यंत बुनियादी रेखांकनों का प्रयोग इनकी अनूठी विशेषता है। ये सभी चित्र लाल गोरे के या गहरे रंग की पृष्ठभूमि में उकेरे गए हैं जबकि आकृतियां श्वेत वर्णीय हैं। इन्हें मुख्य रूप से पश्चिमी भारत की जनजातीय महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस चित्रकला का वर्णन किया गया है? ए कलमकारी, बी पट्टे चित्र, सी वर्ली और डी दिया है गौड़। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अपन देखें कि वह कौन सा चित्रकला है दोस्तों जिसमें जो उसका आकार है वो दोस्तों भीमबेटका के समान है। और दोस्तों उसमें सभी चित्र लाल गहरे के या गहरे रंग की पृष्ठभूमि में उकेरे गए जबकि आकृतियां श्वेत वर्णी, यानी कि दोस्तों इसे लास्ट में शब्द आ रहा है वर्णी और आगे आ रहा है दोस्तों श्वेत यानी कि सफेद। तो सफेद दोस्तों क्या होती है? वर्दी होती है। और दोस्तों लास्ट में आ रहा है वर्णी, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएगा कि इसका सही आंसर है वर्ली। और दोस्तों इसमें दोस्तों ये सिर्फ एक ट्रिक है ताकि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो दोस्तों एग्जाम में किसी भी तरह से गलत ना हो सके, क्योंकि दोस्तों जो श्वेत होती है वो दोस्तों वर्दी होती है यानी कि दोस्तों वर्ली आ जाएगी। और दोस्तों अपन देखते हैं कि वर्ली दोस्तों क्या है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र की चित्रकला है क्योंकि दोस्तों वर्ली यानी कि वर्दी दोस्तों वर्दी इसीलिए महान होती है क्योंकि दोस्तों वो सभी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। इसलिए दोस्तों जो वर्ली यानी कि वर्दी होती है दोस्तों वो बहुत महान होती है यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र आ जाएगा। और दोस्तों जो वर्ली होता है इसका दोस्तों जो केंद्रीय विषय वस्तु होता है वो होता है दोस्तों जैसे शिकार करने वाले जो चित्र होता है उसको प्रस्तुत करना, मछली पकड़ने वाले को प्रस्तुत करना यानी कि जो चित्र होते हैं उसको प्रस्तुत करना, और खेती करने वाली जो गतिविधियां हैं उसके चित्र को प्रस्तुत करना, और जो जानवर हैं उनके भी चित्र को इसमें प्रदर्शित करते हैं, और जो वृक्ष होते हैं और जो नृत्य होते हैं त्योहार उनको भी दोस्तों वर्ली में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए दोस्तों उसका नाम रखा गया है वर्दी, क्योंकि दोस्तों जो वर्दी होता है दोस्तों उसमें दोस्तों ये सभी चीज मिल जाती है अपन को। और दोस्तों इसका जो ए नंबर है कलमकारी, तो ये दोस्तों एक प्रकार का हस्तचित्रित या ठप्पा मुद्रित सूती कपड़ा होता है जिसका उत्पादन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो इसका बी नंबर है पट्टचित्र, तो ये दोस्तों पूर्वी भारतीय राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पारंपरिक कपड़ों पर किए जाने वाले जो स्क्रॉल पेंटिंग होते हैं दोस्तों उसी को बोलते हैं पट्टचित्र। और दोस्तों इसका जो डी नंबर है गोंड, तो ये दोस्तों चित्रकला जो है ये लोक कला और जनजातीय कला से
उत्पन्न चित्रकलाओं का एक रूप है, जो कि दोस्तों ये भारत में सबसे बड़ी जनजातियों में से एक गौड़ जनजाति के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसी कारण इसे गौड़ चित्रकला भी कहा जाता है। और दोस्तों जो गौड़ है वो दोस्तों द्रविड़ भाषा के शब्द कौंड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हरित पर्वत। इस प्रकार दोस्तों आपको इसके जो चारों ऑब्जेक्ट हैं वो दोस्तों आपको पता चल गए होंगे। और दोस्तों अब इन चारों में से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 से कि सूफी मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारत में सूफी मत का आगमन मुगल शासनकाल के दौरान हुआ था। दूसरा दिया है सूफी संतों ने मानवता और सहिष्णुता पर आधारित नवीन धर्म की स्थापना की। और तीसरा दिया है उन्होंने स्वतंत्र और उदार विचारों पर बल देने के लिए कुरान का बहिष्कार किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए कि सूफी मत दोस्तों क्या है। तो ये दोस्तों इस्लाम का रहस्यवादी यानी कि आध्यात्मिक स्वरूप होता है। और यह दोस्तों ऐसे अध्याय का अनुयायी वर्ग है जो अपने अंतःकरण में परमेश्वर की खोज करने और भौतिकवाद से दूर रहने पर बल देता है। और दोस्तों इसने जो पहला दिया है कि भारत में सूफी मत का आगमन मुगल शासनकाल के दौरान हुआ था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सूफी मत का आगमन 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास और मुगल साम्राज्य से बहुत पहले भारत पर तुर्की आक्रमण के दौरान माना जाता है। इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो इसका दूसरा नंबर है कि सूफी संतों ने मानवता और सहिष्णुता पर आधारित नवीन धर्म की स्थापना की, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सूफी संत किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं कर रहे थे, बल्कि इस्लामिक ढांचे के भीतर ही अधिक उदार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इसलिए दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा नंबर है कि उन्होंने स्वतंत्र और उदार विचारों पर बल देने के लिए कुरान का बहिष्कार किया, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कुरान का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुरान के प्रति अपनी निष्ठा बताई। जिस प्रकार दोस्तों जो उलेमा होते हैं यानी कि जो मुस्लिम के गुरु होते हैं दोस्तों, इस्लाम के जो गुरु होते हैं उनको दोस्तों उलेमा बोलते हैं, और उन्हीं के समान दोस्तों इन्होंने भी अपनी कुरान पर निष्ठा दिखाई दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है संत और दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र। पहला दिया है चंडीदास, ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। दूसरा दिया है ज्ञानेश्वर, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। और तीसरा जो है गुरु नानक, ये दोस्तों पंजाब में है। तो उपरोक्त युगों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है या है? ए दिया है 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी दिया है केवल 1 और 2। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखिए कि इनमें से दोस्तों कौन कौन से संत जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। और दोस्तों इन सभी को अपन पूरी ट्रिक से ही पढ़ेंगे। पहला दिया है दोस्तों चंडीदास, ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि दोस्तों चंडीदास हैं वो बंगाल से संबंधित है। कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो दास होते हैं तो वो दोस्तों अपन को बंगलों में ही मिलते, यानी कि दोस्तों पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो दूसरा है ज्ञानेश्वर, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ज्ञानेश्वर संत हैं तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में ना होके ये दोस्तों महाराष्ट्र में, क्योंकि दोस्तों ईश्वर शब्द आ रहा है ईश्वर, यानी कि दोस्तों जो ईश्वर होते हैं तो वो दोस्तों बहुत ही महान होते हैं, यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा नंबर है गुरु नानक, तो ये दोस्तों पंजाब से संबंधित हैं दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो गुरु नानक है वो पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक भी है, और वह पंजाब क्षेत्र में निर्गुण भक्ति संत थे, और ये एक समाज सुधारक भी थे। और उनके द्वारा रचित भजनों को वर्ष 1604 में 5वें सिख गुरु जो अर्जुन दास है उनके द्वारा आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था। इसलिए दोस्तों तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है कि तंजौर चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यश सही है या है?
पहला दिया है कला की इस शैली का विकास चोल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुआ। दूसरा दिया है विभिन्न मुद्राओं में भगवान कृष्ण का चित्रण इन चित्रों की एक प्रमुख विषय वस्तु है। और तीसरा दिया है स्वर्ण पत्रों का प्रचुर उपयोग इस चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि तंजौर चित्रकला दोस्तों क्या है। तो दोस्तों जो तंजौर चित्रकला है इसको पहले तंजावुर चित्रकला के रूप में जाना जाता था। और दोस्तों तंजौर चित्रकला सबसे महान पारंपरिक कला के स्वरूपों में से एक है, जिसके लिए भारत दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और इसके विषय जो है दोस्तों मूलतः पौराणिक है। और ये धार्मिक चित्र जो होते हैं यह प्रदर्शित करते हैं कि आध्यात्मिकता रचनात्मक कार्य का सार होती है। और कला के बहुत ही कम स्वरूप जो होते हैं वो तंजौर चित्रकला की सुंदरता व भव्य से मेल खाते हैं। और दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि कला की इस शैली का विकास चोल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विभिन्न मुद्राओं में भगवान कृष्ण का चित्रण इन चित्रों की एक प्रमुख विषय वस्तु है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा दिया है कि स्वर्ण पत्रों का प्रचुर उपयोग इस चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हाल ही में भारत ने अपना स्वदेशी कांकूस मिसाइल परीक्षण उपकरण और कांकूस प्रक्षेपक परीक्षण उपकरण लॉन्च किया है। तो इनमें से आपको बताना दोस्तों कि कांकूस मिसाइल क्या है। ए नंबर दिया है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। बी नंबर दिया है टैंक रोधी दिशा निर्देशित मिसाइल है। सी नंबर दिया है पराध्वनि क्रूज मिसाइल है। और डी नंबर दिया है हवा से हवा में मार करने वाली दिशा निर्देशित मिसाइल है। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि कांकूस मिसाइल क्या है। तो इसको दोस्तों भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। और यह दोस्तों पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है। और दोस्तों इस मिसाइल का लोकार्पण भारत के रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। और दोस्तों जो कांकूस मिसाइल है इसको दोस्तों पहले रूस से खरीदा जाता था। और दोस्तों अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है दोस्तों उसी के लय में इसका दोस्तों अनावरण किया गया है। और दोस्तों यह एक प्रकार का टैंक रोधी दिशा निर्देशित मिसाइल है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। और दोस्तों अब अपन देखें कि इसको अपन ज्यादा दिन तक के लिए कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला शब्द आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों कांकूस, यानी कि दोस्तों कंकड़ की बात हो रही। तो दोस्तों जब आगे दोस्तों बहुत सारे कंकड़ डले रहते हैं तो वो दोस्तों एक प्रकार से दिशा निर्देशित करते हैं कि आगे मत जाओ, यानी कि दोस्तों वो रोकते हैं, यानी कि रोधी आ जाएगा। और वो दोस्तों एक प्रकार से दिशा भी देते हैं कि आप आगे मत जाओ, यानी कि दोस्तों जो कंकड़ होते हैं दोस्तों यानी कि कंकूस, तो वो दोस्तों दिशा देते हैं कि आगे मत जाओ, यानी कि दोस्तों वो रोकते हैं, यानी कि दोस्तों आ जाएगा टैंक रोधी दिशा निर्देशित। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच पर अपना सर्वप्रथम दिशा निर्देश जारी किया। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जारी किए गए हैं। पहला दिया है दूसरों के साथ एक समान आधार पर समय पर और सुलभ तरीके से कानूनी नोटिस और सूचना तक पहुंचने का अधिकार। दूसरा दिया है मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में शिकायत करने और कानूनी कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार। और तीसरा दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। और चौथा दिया है निःशुल्क या आर्थिक रूप से वहन योग्य कानूनी सहायता का अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें कि संयुक्त राष्ट्र ने
विकलांग व्यक्ति के लिए दोस्तों जो दिशा निर्देश जारी किए हैं तो वो दोस्तों कौन कौन से हैं, और दोस्तों जो विकलांग व्यक्ति होते हैं तो वो दोस्तों कौन कहलाते हैं इनके अनुसार। तो दोस्तों उनकी व्याख्या उन व्यक्ति के रूप में किया जाता है जिनके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विषमता होती है और जो विभिन्न बाधाओं के साथ दूसरों के साथ समानता के आधार पर परस्पर क्रिया के दौरान समाज में उनकी पूर्ण या प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, वो कहलाते दोस्तों विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति। और दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि दूसरों के साथ एक समान आधार पर, समय पर और सुलभ तरीके से कानूनी नोटिस और सूचना तक पहुंचने का अधिकार होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में शिकायत करने और कानूनी कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार होता है। तो यह वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा नंबर है कि समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं तो दोस्तों उनमें से देखिए बहुत लोग दोस्तों एक समान कार्य नहीं कर पाते, इसलिए दोस्तों ये जो तीसरा वाला है ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जिसका चौथा नंबर है कि निःशुल्क या आर्थिक रूप से वहन योग्य कानूनी सहायता का अधिकार, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या है। पहला दिया है वह बहमनी सल्तनत में अमीरों के परिवार से संबंधित था। दूसरा दिया है उसने मराठों के विरुद्ध के संघर्ष में मुगल शासक अकबर की सहायता की। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए कि मलिक अंबर दोस्तों कौन है। तो ये दोस्तों एक गुलाम थे जो कि दोस्तों इथोपिया के थे, लेकिन दोस्तों ये फिर उसके बाद एक योद्धा बने, यानी कि दोस्तों इनको कई बार खरीदा गया था और बेचा गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन्होंने किसी भी तरीके से हार नहीं मानी, बल्कि दोस्तों इन्होंने सामाजिक हैसियत बेहतर रखी। लेकिन दोस्तों इन्होंने हार नहीं मानी और दोस्तों ये एक गुलाम से जाकर एक योद्धा बने और फिर उन्होंने एक सेना गठित की, व्यापक धन संपदा बनाई और एक नगर की स्थापना की जिसे आज औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। वो दोस्तों मलिक अंबर के द्वारा ही बनाया गया था। और दोस्तों इसका जो पहला दिया है कि वह बहमनी सल्तनत में अमीरों के परिवार से संबंधित था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये किसी प्रकार से अमीरों के परिवार से संबंधित नहीं थे। जबकि दोस्तों ये तो एक गुलाम थे और इन्होंने दोस्तों फिर खुद से अपनी संपदा बनाई थी और खुद से ही दोस्तों इन्होंने एक नगर की भी स्थापना की थी जिसका नाम था दोस्तों औरंगाबाद। और दोस्तों इसका जो दूसरा है कि उसने मराठों के विरुद्ध के संघर्ष में मुगल शासक अकबर की सहायता की, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मलिक अंबर थे तो उन्होंने अकबर की किसी प्रकार से सहायता नहीं की थी, बल्कि दोस्तों इनको धन और संपदा भी भेजे गए थे कि जो मलिक अंबर है वो अकबर की सहायता करे, लेकिन दोस्तों अकबर ने इनकी सहायता नहीं की थी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। और दोस्तों अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ठुमरी और ठप्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है दोनों कर्नाटक संगीत की शैलियां हैं और दूसरा है जहां ठुमरी गीतों को तीव्र स्वर में गाया जाता है, वहीं ठप्पा अपनी संरचना और प्रस्तुति में गीतात्मक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों अब अपन देखें कि ठुमरी और ठप्पा दोस्तों क्या है। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि दोनों कर्नाटक संगीत की शैलियां हैं, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ठुमरी और ठप्पा जो है वो दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत के लोकप्रिय प्रकार हैं और जिनमें से दोस्तों जो ठुमरी है तो उसका जो उद्भव हुआ था वो दोस्तों 18वीं शताब्दी में हुआ था और जो कि पूरे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि दोस्तों ये लखनऊ और बनारस से संबंधित है। जबकि दोस्तों जो ठप्पा है तो वो दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत से संबंधित है, इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि जहां ठुमरी गीतों को
तीव्र स्वर में गाया जाता है, वहीं ठप्पा अपनी संरचना और प्रस्तुति में गीतात्मक है। तो दोस्तों यह वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ठप्पा होता है उसको सामान्य तौर पर ख्याल संगीत गोष्ठी यानी कि कंसर्ट की अंतिम प्रस्तुति के रूप में गाया जाता है, जबकि दोस्तों जो ठप्पा होता है दोस्तों उसको बहुत तीव्र स्वर में गाया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। और दोस्तों अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है संगीतात्मक रचना और दूसरी तरफ दिया है लेखक। पहला दिया है संगीत सुधाकर के जो लेखक हैं वो कल्हड़ है, दूसरा दिया है बृहदेशी के लेखक मतंग है, और तीसरा दिया है चतुर्दंडी प्रकाशिका के जो लेखक है वो वेंकट मक्खी है। उपरोक्त युगों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी दिया है केवल 1 और 2। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों अब हम देखें कि कौन सा संगीतात्मक रचना किस लेखक के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों इन सभी को अपन पूरी ट्रिक से ही पढ़ेंगे, ताकि दोस्तों आप जो क्वेश्चन पढ़े वो आपको याद रहा है और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। तो दोस्तों इसे जो पहला दिया है कि संगीत सुधाकर के जो रचयिता हैं वो दोस्तों कल्हड़ हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों संगीत सुधाकर के जो रचयिता हैं वो दोस्तों हरिपाल है। कैसे दोस्तों? देखिए दोस्तों इसे शब्द आ रहा हरि और इसे शब्द आ रहा है संगीत। यानी कि दोस्तों जब संगीत दोस्तों सुनेंगे तो दोस्तों कौन आ जाएंगे? हरि आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अपन इतने मन से सुन रहे हैं कि अपन को अपने मन में लग रहा है जैसे हमारे मन में हरि आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों संगीत जैसे ही सुनते तो वैसे ही अपने मन में हरि का नाम आने लगता है, यानी कि हरि पाल आ जाएगा। और दूसरा है बृहदेशी, तो इसके रचयिता हैं दोस्तों यानी कि जो लेखक हैं वो दोस्तों मतंग हैं। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अपन कैसे याद करेंगे? देखिए इसे दोस्तों शब्द आ रहा है बृहदेशी, यानी कि दोस्तों बाहर की देश की बात आ रही। और दोस्तों जब कोई व्यक्ति दोस्तों बाहर जाएगा तो वो दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा? तंग हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मतंग आ जाएगा। यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति देश से जब बाहर जाएगा यानी कि बृहदेशी, तो वो दोस्तों वहां पे तंग हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मतंग आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा नंबर है कि चतुर्दंडी प्रकाशिका, तो ये दोस्तों वेंकट मक्खी है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसको अपन कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों इसे शब्द आ रहा है दोस्तों चतुर्दंडी, और दोस्तों इसे शब्द आ रहा मक्खी यानी कि दोस्तों मुखी। और दोस्तों जो चतुर्थ मुखी होते हैं दोस्तों, जो विष्णु जी होते हैं दोस्तों, उन्हीं के नाम होते हैं चतुर्मुखी। यानी कि दोस्तों जैसी संख्या की बात आ रही और दोस्तों इसे मुख्य की बात आ रही, यानी कि दोस्तों चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो दोस्तों वेंकट मक्खी आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों मुखी, क्योंकि दोस्तों चतुर्थ की बात आ रही तो चतुर्थ दोस्तों मुख होते हैं दोस्तों, यानी कि वेंकट मक्खी आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय या घरेलू संकट के कारण बदलते रोजगार प्रतिरूप के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों की सहायता करना है। दूसरा दिया है इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय या घरेलू संकट के कारण बदलते रोजगार प्रतिरूप के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों की सहायता करना है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो दूसरा है कि इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों अब अपन देखें कि जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है दोस्तों इसको किस योजना के द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो दोस्तों इस योजना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है दोस्तों उसके द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है। और दोस्तों यह जो योजना है ये 31 जून 2031 तक के लिए कर दी गई है। हालांकि दोस्तों इसको पहले 31 जून 2020 तक के लिए की गई थी, लेकिन दोस्तों इसको कोरोना को देखते हुए इसको 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 9वीं शताब्दी में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से
कौन से साम्राज्य त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित थे? पहला दिया है प्रतिहार साम्राज्य, दूसरा दिया है पाल साम्राज्य और तीसरा दिया है राष्ट्रकूट साम्राज्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हीं से आपको बताना है दोस्तों कि कौन से कारण हैं दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित हुए थे। दोस्तों अब अपन देखें कि इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों 9वीं शताब्दी में जो कन्नौज पर नियंत्रण हुआ था दोस्तों, उसमें अपन को बताना है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे वो दोस्तों कौन कौन से साम्राज्य थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन देखें कि कन्नौज पर नियंत्रण दोस्तों ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि गंगा नदी के दोस्तों दोनों ओर नियंत्रण करना, यानी कि दोस्तों इसके पूर्वी और पश्चिम दोनों भागों पर नियंत्रण करना, क्योंकि दोस्तों जो कन्नौज था वो अपने सामरिक और भौगोलिक क्षमता के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बना था। इसलिए दोस्तों सभी जो राजा होते थे वो चाहते थे कि कन्नौज पर हमारा नियंत्रण हो सके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो था वो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था और यह जो क्षेत्र था दोस्तों यह स्थल और जल दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ था। इसीलिए दोस्तों इसमें 3 प्रमुख समकालीन शक्तियां आई थी, जिनमें से दोस्तों प्रतिहार साम्राज्य था, पाल साम्राज्य था और राष्ट्रकूट साम्राज्य था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और दोस्तों इसमें अपन देखें कि जो प्रतिहार साम्राज्य था तो ये दोस्तों पश्चिम भारत के दोस्तों साम्राज्य था, और जो पाल साम्राज्य था तो ये दोस्तों पूर्वी भारत के जो साम्राज्य था, और जबकि जो राष्ट्रकूट था तो वो दोस्तों दक्षिण भारत का दोस्तों साम्राज्य था। यानी कि दोस्तों इसमें तीनों जहां के दोस्तों सम्मिलित हुए थे और वो दोस्तों गंगा नदी पर आए थे ताकि दोस्तों वो वहां पे नियंत्रण कर सके। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मगध के संबंध में सही नहीं है। ए दिया है कि बिंबिसार के नेतृत्व में मगध में प्रख्याति प्राप्त की, बी अवंती के साथ मगध की प्रतिद्वंदिता उदयन के शासन में पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, सी शिशुनाग वंश मगध में हर्यक वंश का उत्तराधिकारी बना, और डी दिया है राजगीर मगध की आरंभिक राजधानी थी। तो इन्हीं से आप बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही नहीं है। दोस्तों अब अपन देखिए सबसे पहले कि मगध दोस्तों क्या था। तो यह दोस्तों साम्राज्य तब अस्तित्व में आया था जब 4 महाजनपद यानी कि मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक वर्चस्व के लिए संघर्षरत थे, और अंततः मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध साम्राज्य के रूप में उभरा था दोस्तों। और दोस्तों इसे से अपन को बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो ए नंबर दिया है कि बिंबिसार के नेतृत्व में मगध में प्रख्याति प्राप्त की थी, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बिंबिसार वह प्रथम सम्राट था जिसके पास स्थायी सेना थी और वह बुद्ध के समकालीन था। इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इसका बी नंबर है कि अवंती के साथ मगध की प्रतिद्वंदिता उदयन के शासन में पूरी तरह समाप्त हो गई थी, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अवंती के साथ मगध की प्रतिद्वंदिता जो है वो दोस्तों शिशुनाग के समकालीन दोस्तों समाप्त हो गई थी। और दोस्तों यानी कि दोस्तों यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जबकि जो सी नंबर दिया है कि शिशुनाग वंश मगध में हर्यक वंश का उत्तराधिकारी बना, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही है। और जो डी नंबर है कि राजगीर मगध की आरंभिक राजधानी थी, तो दोस्तों यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि अवंती के साथ मगध की प्रतिद्वंदिता उदयन के शासन में पूरी तरह समाप्त हो गई थी, तो दोस्तों यही वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हाल ही में आरंभ किए गए राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए परती और बंजर भूमि की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रौद्योगिकी सक्षम उपकरण है, और दूसरा दिया है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें अपन को बताना है जो सक्षम भूमि बैंक प्रणाली है दोस्तों, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो दोस्तों इसका जो पहला दिया है कि यह भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए परती और बंजर भूमि की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रौद्योगिकी सक्षम उपकरण है, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो है निवेशकों को औद्योगिक भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता के विषय में वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम आधारित जानकारी प्राप्त करने वाला एक उपकरण है। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा।
और दोस्तों इसका जो दूसरा है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा आरंभ किया गया है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने के लिए प्रतिवर्ष गठित किया जाने वाला तदर्थ निकाय है। दूसरा दिया है इसका गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हीं से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों अपन देखें कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग दोस्तों क्या है, तो इसके संदर्भ में अपन को दोस्तों बताना है। इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि यह भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने के लिए प्रतिवर्ष गठित किया जाने वाला तदर्थ निकाय है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि एनपीपी 2000 के कार्यान्वयन के पुनर्वलोकन करने, निगरानी करने तथा दिशा निर्देश के लिए किया गया था। इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो दूसरा है कि इसका गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो जनसंख्या होगी तो दोस्तों उसका स्वास्थ्य और उसके परिवार के दोस्तों कल्याण की अपन कामना करते हैं। इसलिए दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है कि गांधार कला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इस शैली में पहली बार बुद्ध को मानव के रूप में चित्रित किया गया। दूसरा दिया है इसमें धूसा बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। और तीसरा दिया है शांत चित्त और भावबोधकता इन मूर्तियों का केंद्र बिंदु बनी हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हीं से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि गांधार कला शैली क्या है। तो ये शैली विदेशी तकनीकों एवं विदेशी भाव को प्रदर्शित करते हुए ग्रीक रोमन मानदंडों पर आधारित थी, इसीलिए इसे ग्रीक बौद्ध कला शैली भी कहा जाता है। और दोस्तों इसने जो पहला दिया है कि इस शैली में पहली बार बुद्ध को मानव के रूप में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें धूसर बलुआ पत्थर यानी कि नीला धूसर अभ्रक शिष्ट का उपयोग किया गया। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें तीसरा दिया है कि शांति चित्त और भावबोधकता इन मूर्तियों का केंद्रीय बिंदु बनी हुई है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है कि इस दर्शन संप्रदाय का मानना है कि तब तक कुछ भी स्वीकार नहीं है जब तक कि वह तर्क और अनुभव के अनुसार ना हो। इसे तार्किक चिंतन की तकनीक माना जाता है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय का वर्णन किया जा रहा है? ए सांख्य, बी न्याय, सी वैशेषिक और डी वेदांत। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि वह कौन सा दर्शन संप्रदाय है दोस्तों जो तब तक कुछ भी स्वीकार नहीं करता है जब तक कि वह तर्क या अनुभव के अनुसार ना हो। तो दोस्तों यानी कि जब अपन को तर्क यानी कि दोस्तों साक्ष्य लाने पड़ते हैं। दोस्तों साक्ष्य अपन को कहाँ लाने पड़ते हैं? न्यायालय में। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि न्याय से संबंधित है। और दोस्तों इसका जो ए नंबर है सांख्य, तो यह दर्शन जो है दोस्तों शास्त्र संबद्ध दार्शनिक प्रणालियों में सबसे प्राचीन है और यह मानता है कि वास्तविकता में सब कुछ पुरुष यानी कि आत्मा या मस्तिष्क और प्रकृति यानी कि रचनात्मक अभिकरण और ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। पुरुष को संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रकृति सभी वस्तु में परिवर्तन लाती है। और इसका जो सी नंबर है वैशेषिक, तो इस दर्शन के सिद्धांत का आधार यह है कि भौतिक ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं अणुओं की सीमित संख्या में रूपांतरित होने योग्य होती हैं तथा ब्रह्मांड को इन अणुओं में चेतना उत्पन्न करने वाली मूलभूत शक्ति माना जाता है। और इसमें जो डी नंबर है वेदांत, तो इस दर्शन शास्त्र को दोस्तों उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है।
और इसमें दोस्तों जो ब्राह्मण होते हैं दोस्तों वो अनुष्ठान एवं बलिदान के लिए दिशा निर्देश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें इसके बजाय उपनिषदों यानी कि दोस्तों वेदों के भीतर रहस्यवादी या आध्यात्मिक चिंतन के दार्शनिक शिक्षाओं पर केंद्रित थे दोस्तों। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा बृहत हिमालय में एरोसोल, वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन तथा आजीविका पर प्रभाव के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ए आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा, बी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा, सी दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि किस किस संबंध में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त अनुसंधान संस्थान आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा नैनीताल एवं श्रीनगर उत्तराखंड द्वारा संयुक्त रूप से बृहत हिमालय क्षेत्र में एरोसोल, वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन और आजीविका पर प्रभाव के संबंध में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के प्रभाव पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि दोस्तों आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।